नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा ही नहीं, पूरे भारत में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के करीब हजारों मरीज प्रत्येक दिन परेशान रहते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने सुझाव किसी ऐसे विशेषज्ञ से लेने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी बीमारी का इलाज हो जाए। और हम बता दें, आज हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट में ही हैं डॉक्टर स्नेह कुमार झा। डॉक्टर स्नेह कुमार झा आज हमारे साथ हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर स्नेह जी। धन्यवाद। मिथिला न्यूज़ के सभी दर्शकों का आभार। तो हम बता दें कि देखिए, कई ऐसे बीमारियां हैं जो बिहार मिथिला न्यूज़ को फ़ोन आता है और हम डॉक्टर साहब को परेशान करते हैं क्योंकि मरीज़ के पास इनका नंबर भेज देते हैं। और ये होता है, जैसे मिर्गी हुआ, मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस, उसके बाद आपको नशा जो नस का है उसमें, फिर जो सिर दर्द होता है, ब्रेन हेमरेज है, इसके अलावा याददाश्त जाने की कई ऐसे बीमारी जो संबंधित हैं और इस बीमारी का गंभीरतापूर्वक और विशेषज्ञ से ही इलाज कराना आवश्यक है। वरना थोड़ा सा भी आप दूसरे जो अनपढ़ होते हैं, जो फिर एक जिसको कहते हैं रॉ हैंड, उससे कराते हैं तो आपकी बीमारी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जो जिस संबंधित बीमारी का इलाज करते हैं उसमें मुख्य क्या क्या है जो लोगों को जाननी चाहिए? मुख्य रूप से जो बीमारी न्यूरोलॉजी के क्लिनिक में आते हैं कहीं पर भी, जो पहला नंबर पर है वो सरदर्द का पेशेंट है। सरदर्द जैसे उसका मुख्य कारण माइग्रेन हो गया, और भी कई तरह के कारण है जिसमें कि सरदर्द होता है। वो बीमारी जांच के बाद फिर पता चलता है। उसके अलावा सरदर्द के बाद अगर देखिएगा तो फिर मेनिंजाइटिस हो गया, जिसमें कि टीबी मेनिंजाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। स्ट्रोक का पेशेंट है जिसको हम लोग जनरल टर्म में ब्रेन हेमरेज बोलते हैं या ब्रेन में इन्फार्क्ट बोलते हैं, नस में थक्का का जाम हो जाना, वो बीमारी हो गया। पार्किंसन की बीमारी होती है जो ओल्ड एज में नॉर्मली होती है, जिसमें कि लोगों के हाथ पैर में कंपन हो जाता है, सारा काम करने में वो स्लो हो जाते हैं, चलने में दिक्कत होने लगती है, चलते चलते गिर जाते हैं। और याददाश्त जाने की बीमारी जिसमें कि मुख्य रूप से अल्जाइमर्स डिजीज हम लोग बोलते हैं, जिसको डिमेंशिया, वो याददाश्त जाने वाली बीमारी, वो भी मुख्य रोग है जो कि न्यूरोलॉजी के क्लिनिक में आते हैं। यही मेन। और इसके अलावा भी बहुत सारा पेशेंट है जो बहुत, जैसे GBS हो गया, गुलिनबारी सिंड्रोम हो गया, जिसमें कि चारों हाथ पैर में ताकत चली जाती है। पेशेंट की ट्रांसवर्स माइलेटिस हो गया, जिसमें कि या तो दोनों हाथ पैर में या सिर पैर में ताकत चली जाती है। अच्छा, एक हमारे भी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, कई मरीजों का फ़ोन आता है, उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ मरीज को कहना नस से संबंधित है, जो मेरे पैर में है, सिर में है, और वो हड्डी नस से भी संबंधित हो सकता है या न्यूरोलॉजी से, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सारे नस की बीमारी जो है, जो कि हड्डी से भी संबंधित होती है, लेकिन कारण उसमें नस ही रहता है दर्द का। कोई नस, जैसे कोई हड्डी से कोई नस अगर दब गया कमर में या गर्दन में, उसके चलते जो नस वाला दर्द होता है वो मुख्यतः नस के चलते ही होता है, जो कि न्यूरोलॉजी के डॉक्टर देखते हैं और हड्डी के डॉक्टर भी देखते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी उसमें कभी कभी सर्जरी का भी अगर परेशानी हो गया, सर्जरी करना पड़ रहा है, तो उस केस में न्यूरोसर्जन जो वो उसका सर्जरी भी करके नस के दर्द को जो है कम किया जा सकता है। तो आप सर्जरी भी करते हैं, तो किस परिस्थिति में, किस तरह के मरीज? सर्जरी हम सर्जरी नहीं करते हैं, न्यूरोसर्जन जो होते हैं, हम लोग न्यूरोफिजिशियन हैं। मैं न्यूरोफिजिशियन हूँ। तो आप क्या करते हैं, उसको कहीं और सर्जन के यहाँ रेफ़र करते हैं? वो उस टाइप का कंडीशन अगर रहता है फिर उसको रेफ़र किया जाता है, नहीं तो मेडिसिन से ही 95% पेशेंट जो है, मान के चलिए 90 से 95% पेशेंट जिसमें उतना दिक्कत नहीं है कि सर्जरी का नौबत हो, वो पेशेंट जो है मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। अच्छा, सिर दर्द की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है अधिकतर लोगों को, कहते हैं, तो उसमें कभी कहता है कि उसे आँख से भी उससे रिलेटेड माना जा सकता है कि चश्मे नहीं पहनने पर, तो किस तरह की होता है वो? जी, कुछ कारण सिर दर्द का आँख से रिलेटेड भी हो सकता है, कभी कभी कान से रिलेटेड भी होता है, साइनस से रिलेटेड भी होता है। लेकिन मुख्यतः जो न्यूरोलॉजी के क्लिनिक में, मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट या कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट क्लिनिक में पेशेंट जो आता है सर दर्द का, वो मुख्यतः माइग्रेन से होता है पीड़ित। और माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द है जिसको हम लोग प्राइमरी वैस्कुलर हेडेक बोलते हैं। वो ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस के चलते वो सर दर्द होता है। मुख्यतः वो जेनेटिक होता है, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, वंशानुगत वो चलते रहता है ऊपर से नीचे तक। मुख्यतः ये महिलाएं में ज़्यादा होती है माइग्रेन के सर दर्द की शिकायत। इसको मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है, अन्यथा ये दर्द बहुत बढ़ जाता है और पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी करता है। कभी कभी इसमें एडमिट करने का भी नौबत हम लोगों के पास आ जाता है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में माइग्रेन को अगर ट्रीटमेंट दिया जाए
प्रॉपर प्रोफाइलेक्सिस उसमें दिया जाए तो माइग्रेन को बहुत हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। कितना समय लग सकता है इसको दवा से? जिन दवा लोगों का को एग्जैक्ट कोई ड्यूरेशन इसमें फिक्स नहीं रहता है, पेशेंट के रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना दिन में सर दर्द से फ्री हो गया, उस हिसाब से उस मेडिसिन को धीरे धीरे फिर बंद किया जाता है। उसमें 6 अच्छा, महीना भी लग सकते हैं। जी, एक और समस्या होती है, जैसे अचानक किसी को कहा जाता है कि लकवा मार दिया, ब्रेन हेमरेज की आ जाता है कई तरह के, उसमें क्या सेलेक्ट करें, किस तरह के को सेलेक्ट किया जा सकता है एक मरीज़ के लिए, किस तरह के डॉक्टर का, और उस समय क्या करना चाहिए उसको? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अचानक लकवा किसी को होना वो जो है कई कारण से होता है। नॉर्मली जो हम लोग ये लकवा यहाँ पे देखते हैं वो मुख्यतः ब्रेन के अंदर में या तो नस जाम हो जाता है जिसको हम लोग इस्कीमिक इन्फार्क्ट बोलते हैं, या नहीं तो ब्रेन के अंदर में नस फट जाने के चलते होता है जिसको हम लोग जनरल टर्म में ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, उसके चलते होता है। इसका मुख्य कारण जो अभी तक देखा गया वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है कारण। पेशेंट किसी कारण से या तो डायग्नोज नहीं हुआ, हाइपर बीपी का पेशेंट है लेकिन डायग्नोसिस नहीं हुआ है, एकाएक बीपी बहुत बढ़ गया तो उसके चलते उसको स्ट्रोक हो गया, या बीपी का दवाई वो पहले से खाता है, बीपी छोड़ दिया तब उसको बीपी बढ़ने के चलते स्ट्रोक हो गया, या बीपी का दवा खाते हुए भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बीपी का दवाई कोई खा रहा है तो इसका मतलब स्ट्रोक नहीं होगा, वो नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारा रिस्क फैक्टर है जिसके चलते ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है। इसका कितना समय लग सकता है इसको रिकवरी में? अगर आप उसका एक न्यूरोलॉजिस्ट अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कितना समय लग सकता है? जी, या होता भी नहीं, कोई जाता कि नहीं भी ठीक होता है? जी, उसको बताते हैं। जैसे स्ट्रोक का बहुत सारा रिस्क फैक्टर है, जिसमें पहला रिस्क फैक्टर हम बताए आपको कि ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी। सेकेंड रिस्क फैक्टर जैसे उसमें जो बहुत कॉमन है वो डायबिटीज़ है, कोई स्मोकिंग करता है सिगरेट या कोई भी, तो वो स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर में आता है। और लाइफ स्टाइल किसी का मतलब बहुत सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बैठे रहता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और एज भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, जितना एज बढ़ते जाएगा स्ट्रोक का रिस्क उसमें बढ़ जाता है। कार्डियक प्रॉब्लम किसी को, हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम किसी को रहेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन या कुछ और, तो उसमें भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। जहाँ तक स्ट्रोक की रिकवरी की बात है, स्ट्रोक के रिकवरी में कितना टाइम लगेगा ये स्ट्रोक के सेवेरिटी पे डिपेंड करता है, कितना सीवियर स्ट्रोक हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद फिजियोथेरेपी कितना प्रॉपर उसका किया गया है समय पे, वो फिजियोथेरेपी भी डिसाइड करता है कि पेशेंट में रिकवरी कितना होगा। तो ये एक ब्रेन हेमरेज की ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं, तो इसका कोई प्रीवियस कोई अलर्टनेस है कि अगर मरीज को अगर इन संभावना लगे तो उस तरह का वो दवा मेडिसिन ले तो फिर उसका? ब्रेन हेमरेज से बचने का एक ही उपाय है कि ब्रेन उससे जो उसका रिस्क फैक्टर है उससे हमको बचा जाए। जैसे अगर किसी को बीपी है तो बीपी का रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाए और बीपी का दवाई टाइम पे लिया जाए। किसी को शुगर है अगर, तो शुगर का दवाई प्रॉपर लिया जाए और शुगर का टेस्ट जो रेगुलर कराते रहना चाहिए जिससे कि शुगर कंट्रोल में रहे। कोई स्मोकिंग अगर करता है तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। जितना भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है वो काम करता है, प्लस बीपी शुगर को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करना है। ये सारे रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने से हम ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक उससे हम लोग बच सकते हैं। अच्छा, एक होता है कि कभी कई ऐसे मरीज जिन्होंने हमें फ़ोन किया, कभी कभी तो एक साथ ही लगातार 10 से 15 मिस कॉल मार देते, कॉल करते रहते हैं जब तक उनको नहीं उठाते हैं। बाद में कहते हैं मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। एक चीज़ और किया जाता है कि याददाश्त लूज़ होने की बात कहते हैं, याददाश्त बहुत आदमी की चलते चलते खत्म, या फिर एज के हिसाब से भी होता है। तो क्या याददाश्त के लिए कोई ऐसा दवा या ट्रीटमेंट होता है कि आदमी की याददाश्त जो खो रही है, जो लॉस हो रहा है, वो कम हो जाए या फिर ना हो? ये याददाश्त जाने की बीमारी को मुख्यतः हम लोग अल्जाइमर्स डिमेंशिया बोलते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़। वो नॉर्मली ओल्ड एज में ये पाई जाती है मुख्यतः, लेकिन कम एज में भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें याददाश्त लोग का जा सकता है। अब किसी को स्ट्रोक ही हुआ है अगर कम एज में तो उसको भी याददाश्त जा सकता है। किसी को ब्रेन में ट्यूमर रहता है उसमें भी याददाश्त कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं, किसी का विटामिन B12 की कमी आ गई उसको भी याददाश्त का कमी हो सकता है। लेकिन मुख्यतः जो याददाश्त जाने की बीमारी हम लोग देखते हैं वो अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है, जो कि ओल्ड एज में ब्रेन के अंदर में नस के सूखने के चलते होता है, जिसको कि अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट किया जाए, कुछ मेडिसिन चलाया जाए, उससे कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम बता दें डॉक्टर स्नेह कुमार झा हमारे साथ हैं, और हम बता दें न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और लगातार खासकर हम बता दें न्यूरो की समस्या जो सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि इसमें एक संबंधित बीमारी नहीं होती बल्कि कई अन्य बीमारियों से संबंधित इसका
अटैचमेंट होता है। तो एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो न्यूरो की जो समस्या होती है, नस की समस्या होती है, ये कई अन्य बीमारियों से संबंधित, कई अन्य विभाग के डॉक्टरों से भी संबंधित होती है, तो उसको किस तरह उसको किया जा सकता है जो तो न्यूरो की बीमारी के लिए सबसे पहले तो हमको सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ इसको न्यूरो संबंधित बीमारी है और कोई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। अन्यथा पेशेंट जो है भटक जाता है, कभी इधर कभी उधर करता है। तो कभी इसको मेडिसिन के भी ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर अलग अलग भी कर लेते हैं, तो उससे कुछ नुकसान हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, जाँच क्या हो सकता है? जाँच इसमें कुछ नहीं, इसमें पेशेंट को समझने की ज़रूरत है, पेशेंट के अटेंडेंट को, कि मेरे पेशेंट को जो बीमारी है या मुझे जो बीमारी है जो पेशेंट को, ये न्यूरो संबंधित है। अन्यथा वो पेशेंट कहीं भी भटक जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जा सकते हैं। ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा है कि हमें जो फ़ोन आते हैं उसमें अधिकतर जो हैं वो थोड़ा सा अशिक्षित होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम किससे दिखाएं, तो प्रारंभिक स्टेज में किसी भी डॉक्टर से दिखा लेते हैं कहीं भी। तो उस समय क्या करना चाहिए, उसको किस तरह कन्विंस करना और कैसे पहुँचाना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, इस तरह का जाँच क्या होगा? इस केस में हम लोग यही कर सकते हैं, पेशेंट का सिम्टम पहले पूछा जाए, कि सिम्टम पूछ के ही आइडिया लगेगा उसको न्यूरो संबंधित बीमारी है या कोई और सिस्टम का बीमारी है। तो उसको सिम्टम को समझने के बाद ही आप बता सकते हैं कि आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। सपोज करिए किसी को सर में दर्द है, किसी को स्ट्रोक हो गया, कोई बेहोश हो गया, किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है या कि बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, तो इस टाइप का कोई भी सिम्टम अगर किसी को है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए पेशेंट। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में क्या आपको एहसास हुआ, हमको तो एहसास हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मरीजों की संख्या न्यूरो की तरफ बढ़ रही है, न्यूरोलॉजी की तरफ बढ़ रही है जो उसकी है, तो क्या आपको ये एहसास हो रहा है पहले उतनी संख्या नहीं आती थी, अब ज़्यादा आ रही है? अगर जी, जैसे जैसे पेशेंट और अटेंडेंट के बीच में अवेयरनेस बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेशेंट समझ रहे हैं कि मुझे न्यूरो से संबंधित बीमारी है, वैसे वैसे न्यूरो के क्लिनिक में जो भीड़ बढ़ रहा है, इसके लिए जागरूकता फैलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बता दें, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्नेह कुमार झा हैं। लगातार हम बता दें, हमें जो टेलीफोन कॉल्स आते हैं उनसे पूछा जाता है कि ये है, हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे कि ये हड्डी नस से है या फिर न्यूरो का है। और आज डॉक्टर स्नेह कुमार झा को हम इसलिए आमंत्रित किए हैं ताकि तमाम दर्शकों को जो हमें फ़ोन करते हैं उन्हें मालूम हो जाए, और ख़ासकर न्यूरोलॉजी से संबंधित जो मरीज़ फ़ोन करते हैं परिजन, वो निश्चित तौर पर काफ़ी परेशान होते हैं। उन लोगों को इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर नज़र आए तो वो सीधा न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकता है। और हम बता दें, टेलीफोन लाइन जो नंबर जा रहा है आप उस पर कॉल करें, सही जानकारी आपको मिल जाएगी। ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको न्यूरो का प्रॉब्लम है और आपने मेडिसिन या अन्य विभाग के डॉक्टरों से संपर्क किया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है निश्चित तौर पर। अंतिम में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब तमाम दर्शकों को? मेरा यही सुझाव है कि लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, सही टाइम पे खाना खाएं, मॉर्निंग वॉक करें, अपने आप को फिट रखें। बीपी है तो बीपी का दवाई खाएं, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल में रखें, खुश रहें, अच्छे से नींद लें। बस यही मेरा संदेश है सब लोगों के पास। तो धन्यवाद। तमाम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आपको जज करना पड़ेगा पहले कि आपको जो सिम्टम है वो किस तरह है, और अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम न्यूरो से संबंधित है तो निश्चित तौर पर न्यूरो के विशेषज्ञ से जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोग समझने लगे हैं और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने लगे। धन्यवाद डॉक्टर स्नेह कुमार झा, धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद।